हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज फिर से जो है हम आए हैं हमारे नए लेक्चर के साथ। दोस्तों, इकाई 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसमें हमने इकोनॉमी को लेकर जितने भी जो आयाम होते हैं, जो बेसिक बातें होती है अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर, वो सारे हमने क्या है वहां पर अच्छे से देखे थे। यदि आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि आप जाकर एक बार क्लास देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बेसिक समझ जो इकोनॉमी को जानने में हमारी हेल्प करेगी, वो सारे बिंदु हमने उस पर देखे हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, उसके प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है प्रचलित है, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सारे बिंदु हमने वहां पर अच्छे से देखे थे। इसके साथ साथ हमने हमारी बुक के बारे में भी बताया था कि कितने प्रश्न जो है हमारी बुक से आए हैं 2024 की प्रीलिम्स में, और आने वाली जितनी भी एग्जाम है उसमें हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। चलो, ये सब तो आपको पता है दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर रहेगा हमारे पहले टॉपिक के साथ। आपको पता है 2023-24 में सिलेबस परिवर्तन हुआ, और सिलेबस परिवर्तन हुआ उसमें आप यूनिट 6 को देखोगे, वो इकोनॉमी के रूप में सामने आई। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पहले बिंदु की। पहला बिंदु क्या है दोस्तों, जैसे अगर आप सिलेबस में यहाँ पर देखोगे तो सिलेबस का पहला टॉपिक ही जो है हमारा वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। मतलब यहाँ पर आपको सीधी सीधी बात समझनी है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसको तो जानना है ही, साथ साथ जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है इसको भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर हम कैसे पढ़ते हैं इसको मैं एक बार आपको बताता हूँ। पहले इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, कैसे इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और कैसे पिछली बार एग्जाम में प्रश्न बना था। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूं भारतीय अर्थव्यवस्था, अब इसमें हमें स्थिति बतानी है। अब स्थिति क्या बतानी होगी? अब स्थिति में हम देखेंगे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब आपको पता है कि मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बताया, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, वस्तु एवं सेवा। तो ये सारे सेगमेंट हमने हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में देख लिए थे, तो आपको यहाँ पर उन चीजों को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ हम दोस्तों यहाँ पर गरीबी देखते हैं, बेरोजगारी देखते हैं, एफडीआई देखते हैं। तो ये सारे बिंदु जब हम एक साथ देखेंगे ना दोस्तों, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में उसको मध्य प्रदेश के कंपेरिजन में भी देख लेंगे। इससे क्या होगा कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारे नए सिलेबस का पहला बिंदु है, इसको हम अच्छे से समग्रता के साथ क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस समग्रता सीरीज में। और इसमें हम इकोनॉमी का जो हमारा लेक्चर सेकंड जो है वो हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो पहला टॉपिक था जिसमें बेसिक सी बातें जो थी अर्थव्यवस्था को लेकर, उसको हमने अच्छे से वहां पर देखा था। ठीक है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट में इस नाम से हमारी पुस्तक है, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आपने YouTube पर भी अगर इसका वीडियो नहीं देखा है कि हमारी जो प्रीवियस एग्जाम थी 2024 की प्रीलिम्स थी, उसमें से लगभग कितने प्रश्न आए थे दोस्तों? 13 प्रश्न। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि इस पुस्तक से, हमारी जो पुस्तक है, इससे 13 प्रश्न आए हैं। अब आप फिर सोचोगे कि एक यूनिट से 10 प्रश्न ही आते हैं लगभग, तो 13 कैसे? तो ये भी बात मैंने वहां पर अच्छे से समझाई है। प्लस इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के कौन कौन से टॉपिक है जो पेपर 3 का पार्ट ए है उसमें शामिल है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस यूनिट 7 अगर प्रीलिम्स की देखोगे वहां पर एसडीजी हुआ, यूनिट 4 है जहां पर कृषि, फसलें, ये बिंदु भी मैच करते हैं यूनिट 6 से। तो इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या क्या है, बढ़ गई है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर एक बार जरूर देखिएगा, पुराने जो वीडियो है आप जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्लस जो लोग जिन्होंने ये पुस्तक खरीदी है दोस्तों, इन वीडियो के माध्यम से मैं हर बात को अपडेट करवाऊंगा। आपके 2025 की जो एग्जाम है प्रीलिम्स, उसको ध्यान में रखकर जितने भी आंकड़े हैं, जो जरूरत है, जिनकी एग्जाम में जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे मैं यहाँ पर अपडेट करवाऊंगा। आपको बिल्कुल भी दोस्तों इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, इकोनॉमी को लेकर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस बने रहिएगा। ऐसे आंकड़े जो लगभग बहुत ज्यादा आपकी एग्जाम में आने के लिए जिनकी संभावना पूरी है। प्लस दोस्तों आंकड़े ऐसे जो 24-25 तक भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको अच्छे से
बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये तो है हमारी कहानी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाली। अब हमारा आज का जो है हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात ये है सिलेबस का मुख्य बिंदु। क्या है दोस्तों? ये भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। अब अब वर्तमान स्थिति पूछ रहा है किसके संदर्भ में? भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, हम देखेंगे कौन कौन से बिंदु। पहले वो समझो कि जैसे ये बिंदु कंप्लीट करने के लिए हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, गरीबी देखनी है, बेरोजगारी देखनी है, एफडीआई देखना है, पर कैपिटल इनकम देखना है। क्यों देखना है? यदि मैं 2024 की बात करूं, 2024 की एग्जाम हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें जो पर कैपिटल इनकम है, भारत की ज्यादा है या मध्य प्रदेश की ज्यादा है? एक प्रश्न यदि आपको याद आ रहा हो तो वो प्रश्न था दोस्तों कि भारत की जो पर कैपिटल इनकम है कितनी है भारत में प्रति व्यक्ति आय, और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। कंपैरिजन था, आपको बस सही चुनना था उसमें कि क्या मध्य प्रदेश की पर कैपिटल इनकम भारत की पर कैपिटल इनकम से अधिक है, तो आपको यस बोलना था, हाँ करना था और राइट आंसर लगाना था। तो वो सारे आयाम जो है वो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे दोस्तों? कंप्लीट करेंगे। यदि आने वाली एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि कंपेयर किया जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से, तो वहां पर हम क्या करेंगे? इस टॉपिक को कंप्लीट करके अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को समझे, इससे पहले हमारे लिए जानना है भारत की अर्थव्यवस्था। देखो, कहीं भी आप जाओगे दोस्तों, सीधे सीधे आपको भारत की अर्थव्यवस्था शुरू कर देगा। ये बिंदु है सारे, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र इतना है, द्वितीय क्षेत्र इतना है, तृतीय क्षेत्र इतना है, जो एक नॉर्मल सा आपको पढ़ना है और निकलना है बाहर। ठीक है, लेकिन हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी तो वहां हमने जिक्र किया था मेंस का भी, कि मेंस के वो बिंदु भी जो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है वो हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। प्लस इंटरव्यू के लिए भी एक बेसिक सी सोच जो है, इंटरव्यू के लिए भी जो बेसिक सी समझ होनी चाहिए, उस समझ पर भी हम यहाँ पर काम करेंगे दोस्तों, ताकि प्रीलिम्स में यदि कॉन्सेप्चुअली प्रश्न बने तो हम वहां पर बेहतर तरीके से आंसर कर पाए। ठीक है, तो ये बिंदु जो है हमारा, इस बिंदु में सबसे पहले हमें भारत की अर्थव्यवस्था को जानना जरूरी है। तो पहले हम भारत की अर्थव्यवस्था को जानेंगे, फिर जानेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। आज के इस क्लास में दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, फिर हम मर्ज करेंगे इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को। मतलब इनकी जो कंपैरिजन करना है, मध्य प्रदेश की स्थिति जो हमें बतानी है भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उसको अच्छे से क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की। अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो आप देखोगे दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। किस संदर्भ में मानी जाती है ये भी समझाता हूं। देखो दोस्तों, छोटी सी बात है, आपको यहाँ पर अच्छे से क्या करना है? समझना है। कहानी केवल इतनी है कि अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो आपको ज्यादा यहाँ दो दो बिंदु आपके सामने आएंगे। पहले उन बिंदुओं को समझो, फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले तो इसका वर्तमान परिदृश्य देख लो, फिर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास बताऊंगा। इतिहास जानना इसलिए जरूरी है कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में भी तो हम जाने। पहले उसका इतिहास कैसा रहा, इतिहास से उठाकर उसको वर्तमान परिदृश्य से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? यदि हम इतिहास को उठाकर वर्तमान परिदृश्य से जोड़ेंगे तो सारी चीजें जो है, सारी बातें जो है, सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे मन में अच्छे से क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो वर्तमान में आप केवल ये समझते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आप ये पढ़ते हो। फिर आप पढ़ते हो दोस्तों कि पीपीपी के आधार पर, मतलब दोस्तों परचेसिंग पावर पेरिटी, मतलब क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था जो है 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। फैक्चुअल आप इतना समझते हो कि ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पीपीपी के आधार पर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये एक बेसिक सी बात है जो आप सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो भी समझना दोस्तों। पीपीपी क्या होता है इसके बारे में भी समझना। ये सारे बिंदु में आपको अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा सा अभी आप मोटा मोटा इसको एक नॉर्मली वर्तमान परिदृश्य में फैक्चुअल रूप में देखो, फिर मैं इसके इतिहास को लेकर जब उठाऊंगा चीजें
तब सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पर पांचवी सबसे बड़ी हो गई और पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अगर मैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिदृश्य में बात करूं तो ये अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैंने आपको बताया है और फिर से बताऊंगा। ठीक है, फिर से ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। अभी केवल आप मोटा मोटा इसको एक बार देख लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ दोस्तों और कौन सी है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान क्यों है ये भी बताऊंगा कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत को क्यों बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बताने के लिए मेरा एक इंटेंशन ये है कि अब जो मैं बात बता रहा हूं वो आप अच्छे से ध्यान से उस बात को अच्छे से मेंशन करें। देखो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था है यह जो है वर्तमान में अगर देखा जाए 2023-24 तक अगर मैं देखूं तो हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये 3.75 ट्रिलियन इसका आकार है। कितना है दोस्तों? 3.75 ट्रिलियन लगभग इतना हमारा क्या बन चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था का जीडीपी के आधार पर क्या है इसका आकार बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं 3.7 ट्रिलियन की बात करूं 2023-24 में तो 2027 तक ऐसा अनुमान लगाया है कि हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन तक बन जाएगी? 5 ट्रिलियन तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आपको करंट से लेकर जोड़ना है, वो है दोस्तों विकसित भारत। ये जो है ट्रेंडिंग में है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब विकसित भारत ये जो है बात आप अच्छे से ध्यान से समझना। विकसित भारत @2047, क्या आपने ये कहीं न्यूज में देखा है? अगर आपने न्यूज में देखा है तो इस बात को थोड़ा सा समझना दोस्तों। विकसित भारत 2047 @2047 मतलब 2047 से सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि भारत को आजाद हुए कितना वर्ष हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 100 वर्ष। मतलब 1947 में हम आजाद हुए और 2047 मतलब भारत को 100 वर्षों में क्या बनाना है दोस्तों? विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। थोड़ी सी कहानी समझना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों 2047 तक का लक्ष्य क्या है तो 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन, कितने दोस्तों? 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। और जब भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो हम विकसित भारत की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो कहानी आपको केवल ये वर्तमान परिदृश्य की छोटी सी बात है जो आपको देखनी है, लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा इतिहास उठाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का। फिर इन सारे बिंदुओं को एक बार देखेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों जो है जीडीपी के आधार पर 5वीं बताई गई, पीपीपी के आधार पर 3री बताई गई। ये सारे बिंदु में यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। क्या होता है जीडीपी और क्यों जीडीपी ही है, पीपीपी ही क्यों है। इसके अलावा पीपीपी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो क्या होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ एक और पीपीपी आप यहाँ पर देख रहे हो मॉडल, ये क्या है तो इसमें परचेसिंग पावर पेरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इनमें भी हम डिफरेंस देखेंगे। हर एक बिंदु में आपका यहाँ पर अच्छे से क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। आपको दोस्तों सिर्फ लगे रहना है, जुड़े रहना है। यकीन मानो इकोनॉमी को लेकर जो आपके मन में डर है या थोड़ा बहुत आपको अभी तक आपने इसको अच्छे से देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, मैं हर बिंदु आपका यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, चलो कहानी में थोड़ी सी शुरुआत करता हूं भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, हमने सारे इसके आयाम तो देखे। देखो भारत आप जानते हो दोस्तों, विश्व भर में अगर आप देखोगे सबसे अधिक कहीं जनसंख्या है तो वो कहां पर है? भारत में। अब आप सोच रहे होंगे चीन है, नहीं है दोस्तों। 2023 के जो अंतिम आंकड़े हैं, कौन से दोस्तों? 2023 के आंकड़े जो बात करोगे 2023 के, तो इन 2023 के आंकड़ों में भारत है दोस्तों, वो विश्व में क्या है दोस्तों? जनसंख्या के मामले में प्रथम नंबर पर। जनसंख्या के मामले में भारत क्या है दोस्तों? विश्व में पहले नंबर पर आ चुका है, चीन को पीछे छोड़कर। तो ये 2023 के मध्य में ही जो ये आंकड़े जारी हुए थे, उन्हीं के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि विश्व भर में भारत क्या हो गया है दोस्तों? जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया। क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को जानने से पहले भारत का आकार भी समझना जरूरी है। ठीक है, और आप जानते हो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर हमारा भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? 7वां सबसे बड़ा देश है, ये बात भी आप जानते हो। और
लगभग लगभग कितनी पॉपुलेशन जो है भारत में, विश्व की 17.76% जो आबादी है वो कहाँ निवास करती है, भारत में करती है। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों पॉपुलेशन भारत की वर्ल्ड के संदर्भ में। और अगर एरिया वाइज देखूं तो विश्व का केवल 2.42% एरिया ही जो है वो भारत क्या है, घेरे हुए हैं। मतलब पूरे विश्व की 17.76% जनसंख्या का भरण पोषण केवल 2.42% का ये क्षेत्र करता है। थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से समझना दोस्तों। देखो, अगर सातवां सबसे बड़ा देश बता रहा हूं तो 6 कौन सी बड़ी कंट्रियां हैं जो भारत से बड़ी है क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, रूस पहले नंबर पर है, ये आप जानते हो क्षेत्रफल के आधार पर। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। फिर बात करते हैं कनाडा, ये दूसरा हो गया दोस्तों कनाडा, दूसरे नंबर पर कनाडा है, ये भी आप जानते हो। तीसरे नंबर पर यूएसए है, ये जानकारी आपको पता है। चौथे नंबर पर चीन है, ये आपको जानकारी पता है। पांचवें नंबर पर आप यहाँ ब्राजील देख पा रहे हो दोस्तों, ये ब्राजील है। और ये छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और ये है हमारा 7वें नंबर का भारत। ठीक है, इसके बाद अर्जेंटीना है, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतनी बात तो याद रखिए कि विश्व के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें नंबर पर भारत जो है। और भारत से बड़े बड़े देश कौन से, क्योंकि नॉर्मल जनरल नॉलेज में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 7वें नंबर पर है हमारा भारत, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन पॉपुलेशन वाइज भारत क्या है दोस्तों, पहले नंबर पर है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये पॉपुलेशन का एरिया है जिसमें चीन सबसे ज्यादा था। और वर्तमान 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर देखोगे तो भारत विश्व का क्या बन गया दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। ये बात आपको पता है। और 2.42% विश्व का जो एरिया लेकर ये जो है हमारा छोटा सा देश लगभग 17.76% जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था है तो इंपॉर्टेंट, ये बात भी हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में या कहीं भी बैठोगे, आपको किसी भी बुक को उठाओगे, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास चरणबद्ध रूप से नहीं मिलेगा। और यही कमी है किसी चीज को समझने की। अगर आप एक बार मोटा मोटा भारत के इतिहास को उठाओगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी महान और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ धीरे 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 लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, खोखला कर दिया। तो ये जानना भी जरूरी है। और दोस्तों यदि आप मेंस में भी बैठ रहे हो तो मेंस में भी इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध रूप से इतिहास का वर्णन कीजिए। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसका चरणबद्ध रूप से क्या करो, इसके इतिहास का वर्णन करो। किस प्रकार, किन किन चरणों से भारतीय अर्थव्यवस्था को गुजरना पड़ा, इस आधार पर भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों यदि कॉन्सेप्चुअली आधार पर भी भारत से कभी प्रश्न बनता है अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ में, तो आपसे अच्छे से बनना चाहिए। फिर हमारे आंकड़ों पर हम बात करेंगे। आंकड़ों को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों। ये फोटो आप देख रहे हो, इस फोटो में जो व्यक्ति है इनका नाम है दोस्तों एंगस मैडिसन। क्या नाम है इनका, एंगस मैडिसन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये नाम इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपने इससे पहले ये नाम सुना नहीं है। देखो दोस्तों, ये है एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और इन्होंने दोस्तों भारत ही नहीं, भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोप की भी जितनी कंट्रियां हैं उन सब में नीति निदेशक का काम भी किया है। इसके साथ साथ दोस्तों अपनी राय हर जगह इन्होंने प्रकट की है। ये व्यक्ति बहुत जानकार है और इन्हीं ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी कुछ आधारों पर बांटा है। तो थोड़ा सा इनकी बात को हम महत्व दे सकते हैं और इनकी बात को ध्यान में रखकर भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी। तो दोस्तों इनका नाम याद रखना, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एंगस मैडिसन, ब्रिटिशर है ये। ठीक है, और इन्होंने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बताया है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलो मैं बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं हमारे पहले बिंदु से। देखो दोस्तों, जब भी भारत की अर्थव्यवस्था को हम समझेंगे तो पहला हम पहली से 10वीं शताब्दी का भारत देखेंगे। फिर दोस्तों 11वीं से 17वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत देखेंगे। क्यों? क्योंकि 17 से 18 शताब्दी तक ब्रिटिशर्स का जो है वर्चस्व लगभग छा गया था और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगाने लगी थी। फिर आप देखोगे ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था फिर जो है अगर इनका वर्चस्व बना
तो भारत की अर्थव्यवस्था को किन किन चरणों से गुजरना पड़ा, कैसी कैसी जो है भारत को आर्थिक संकट देखने पड़े, ये सारी बातें यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। फिर आजादी के बाद की भारतीय स्थिति, जैसे हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए, अंग्रेजों ने हमें मुक्ति दी, उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, किन किन मुद्दों को हमें लेना था साथ में और किन मुद्दों के लिए हमें काम करना था। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के बाद की है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर बात करेंगे 1991 का भीषण आर्थिक संकट। आप सब जानते हो दोस्तों, एलपीजी मॉडल अपनाना पड़ा भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, भारत की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी उस समय। तो अर्थव्यवस्था में ये ईयर तो आपको याद रखना ही होगा हमेशा, 1991। फिर बात करेंगे इन आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सामने क्या परिणाम आए। अगर हमने 1991 में एलपीजी मॉडल अपनाया, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा, तो उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से जो है परिणाम हमें देखने को मिले, सकारात्मक देखने को मिले, नकारात्मक देखने को मिले, उन सारे बिंदुओं पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे और उसी आधार पर फिर आगे वर्तमान परिदृश्य जो है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसको भी साथ में जोड़ेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अतीत से लेके वर्तमान तक का जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो भी कॉन्सेप्ट है, हम बेहतर तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों पहले बिंदु से। पहला बिंदु है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पहली से लेकर 10वीं शताब्दी। आप जानते हो दोस्तों, पहली से 10वीं शताब्दी का जो भारत हुआ करता था, वो एक महान भारत हुआ करता था। भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों, उस समय भारत की जीडीपी इतनी ज्यादा थी कि विश्व की जीडीपी का लगभग 32.9% आकार जो है हमारी स्वयं की भारतीय अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। कितनी दोस्तों, पहली बात समझना यहाँ पर, पहली से 10वीं शताब्दी का जो भारत था, उस समय का जो भारत था वो अपना आत्मनिर्भर भारत हुआ करता था। और जीडीपी की अगर मैं बात करूंगा, उस समय की जीडीपी की अगर मैं उस समय की बात करूंगा दोस्तों, तो लगभग विश्व की जीडीपी का 32.9% जो है आकार किसने अपने में समाहित कर रखा था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था इतनी महान अर्थव्यवस्था हुआ करती होगी। देखो दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं पहली से 10वीं शताब्दी। तो पहली से 10वीं शताब्दी में इतना ज्यादा नवाचार, इनोवेशन नहीं हुआ था, न इतनी ज्यादा बड़ी तकनीकी हुआ करती थी। जो भी जीडीपी का वृद्धि में महत्वपूर्ण रोल रहता था, वो रहता था जनसंख्या वृद्धि का। किसका रहता था, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो होती थी, वो जीडीपी की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। आप जानते हो, भारत की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का रोल बहुत बड़ा है और उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है जनसंख्या के आधार पर ही हम समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर नवाचार, तकनीकी का अभाव था। केवल जो है अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर रहती थी दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था उस समय दोस्तों विश्व की अर्थव्यवस्था में अव्वल दर्जे में होती थी। ठीक है, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। तो एक ये छोटी सी बात है, क्योंकि पहली से 10वीं शताब्दी का भारत आपको थोड़ा सा देखना है कि कैसा हुआ करता था। ठीक है, फिर बात करते दोस्तों यहाँ पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था 11वीं से लेकर 17 से 18वीं शताब्दी में। आप जानते हो दोस्तों, 11 से लेकर 17, 18वीं शताब्दी तक का जो भारत था, वो पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत था। यहाँ का अगर आप भारत देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत था। और आत्मनिर्भर भारत इसलिए था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 90% आबादी जो है कहाँ पर निवास करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। और इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का व्यवसाय क्या हुआ करता था दोस्तों, कृषि। कृषि उस समय वंशानुगत हुआ करती थी। तो कृषि जो है निरंतर जो है कृषि में वृद्धि होती जा रही थी। और गांव जो थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुके थे दोस्तों, आत्मनिर्भर हो चुके थे। क्योंकि गांव की लगभग 90% आबादी, उस समय की 90% आबादी कहाँ हुआ करती थी, गांव में। और गांव इसी आधार पर जो है दोस्तों क्या है, विकसित अवस्था में थे। और भारत की अर्थव्यवस्था भी अगर इस आधार पर देखोगे कि गांव विकसित है, तो राष्ट्र भी विकसित ही होगा, क्योंकि ग्रामोत्थान ही राष्ट्रोत्थान की परिकल्पना हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कृषि जो है, कृषि में हम आत्मनिर्भर थे। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर 17 से 18वीं शताब्दी तक का भारत आप देखोगे, तो यहाँ पर हम दोस्तों उद्योग में भी आत्मनिर्भर थे। उद्योग में भी हम क्या थे दोस्तों, यहाँ पर आत्मनिर्भर थे। क्योंकि अगर आप देखोगे कि भारत जो है सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। आप जानते हो, सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था, मसालों के लिए जाना जाता था। ये जो बिंदु है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं,
इनमें भारत निर्यात करता था दोस्तों। इन सबका बहुत प्रमुखता से भारत क्या करता था, निर्यात करता था। इसके साथ साथ रेशम भी आपने सुना होगा, रेशम में भी जो है भारत क्या है, यहाँ पर उत्तम श्रेणी में माना जाता था भारत को। तो यहाँ पर इन आधारों पर भी अगर मैं बात करूंगा तो कृषि और उद्योग में भी भारत क्या है दोस्तों, हमारी विकसित अवस्था में था लगभग 17 से 18 शताब्दी तक। ब्रिटिश कालीन भारत जो है, इसकी अर्थव्यवस्था को अगर आप देखोगे तो इस समय की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी क्या है, भारत की डगमगा चुकी थी। क्यों दोस्तों? बक्सर का युद्ध याद है, प्लासी का युद्ध आपको याद। बक्सर का युद्ध जैसे ही अंग्रेज जीतते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनके हाथ लग जाती है। फिर धीरे 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 अंग्रेज जो है अपना वर्चस्व संपूर्ण भारत में फैलाना शुरू करते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों अंग्रेज क्या करेंगे, अपने यहाँ पर स्वयं की पॉलिसी अप्लाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था, जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे, भारत की जो कृषि हुआ करती थी, इन पर सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज भारत से क्या चाहते थे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना और ज्यादा से ज्यादा ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करवाना जो अंग्रेजों के हित में हो, न कि भारतीय कृषकों के। तो ऐसी स्थिति में कृषक वर्ग था, उसमें भी असंतोष पैदा हुआ। असंतोष के साथ साथ कृषि की स्थिति में भी बहुत ज्यादा क्या होने लगी, गिरावट होने लगी। अब यहाँ से भारत से जो कच्चा माल था वो यहाँ से निकाल कर अंग्रेज ब्रिटेन ले जाया करते थे और वहां पर उनको नया रूप देकर फिर से भारत में ही उन वस्तुओं को बेचा करते थे। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे, उन कुटीर उद्योगों का भी पतन होना प्रारंभ हुआ। तो भारत की स्थिति धीरे 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 क्या होने लगी, डाउन होने लगी, खत्म होने लगी। क्योंकि अब अंग्रेज जो है अपने अनुसार अपनी जो है पॉलिसी को क्या कर रहे थे, यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो इस समय का जो भारत है, लगभग लगभग क्या है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था उस समय की धीरे 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 डाउन होने लगी। ये कहानी आपको पता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे आते हैं, आजादी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर आजादी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था को आप देखना चाहोगे तो आप देखो दोस्तों, हम आजाद हुए, ठीक है, 1947 में हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करें। देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं और ये बात आपके माइंड में हमेशा के लिए छाप लेना दोस्तों, क्योंकि ये बात हमेशा आपके सामने आएगी। आजादी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये कहानी आपको थोड़ी सी समझनी है, फिर सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो दोस्तों, आजादी के बाद की अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूंगा तो भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ साथ भारत के मन में एक डर भी था कि भारत की अर्थव्यवस्था को अब किस प्रकार से संचालित किया जाए। तो उस समय केवल दो ही ऐसे ऑप्शन थे जिन पर जनता को क्या थी, नजरें थी, जिन पर जनता की नजरें थी और जिन पर भरोसा था। एक क्या था दोस्तों, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, प्रायोजित मतलब दोस्तों यहाँ पर जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, उन पर जनता को क्या था, भरोसा था कि केंद्र जो है जो जो योजनाएं चलाएगा वो उन्हीं से हमें लाभ होगा। ठीक है, तो वहां अब अर्थव्यवस्था का मेन मुद्दा क्या बन चुका था कि केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना, जो योजनाएं सरकार चलाएगी उन्हीं के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था जो है अपना आकार इधर उधर परिवर्तन करेगी। देखो, इसके साथ साथ दोस्तों केंद्र की तो ये प्रायोजित योजनाएं थी, साथ ही साथ दोस्तों जन कल्याणकारी कार्य जैसे राशन बांटना, ठीक है, और जनता के लिए कार्य करना। अब अर्थव्यवस्था एक लंबे समय तक अगर इन्हीं दो बिंदुओं पर भारत सरकार अगर काम करती तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी? अगर केवल योजनाएं चला रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से बिना जोड़े, न कोई भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, न भारत कहीं आयात कर रहा है, न निर्यात कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल जो देश में उगाया जा रहा है उसी को लोगों में बांटा जा रहा है, उसी के थ्रू लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति कुछ समय के लिए ठीक थी, लेकिन इस प्रकार की योजनाओं को लंबे समय तक चलाना किसी भी प्रकार से सही नहीं था। इसी वजह से भारत को धीरे 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 आर्थिक संकट का सामना करना ही पड़ा। दोस्तों, अगर आपने इस समय की स्थिति देखी होगी
तो एक विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र था उस समय, एक संघ ही था जिसका नाम था दोस्तों आप सोवियत संघ। सोवियत संघ जो था दोस्तों, सोवियत संघ जो है ये भी क्या है, राष्ट्रवाद की भावना से काम करता था। थोड़ा सा कहानी समझना, किसकी भावना से काम करना था, राष्ट्रवाद मतलब दोस्तों जन कल्याणकारी कार्य। अगर और आप इसको देखोगे समाजवाद, यहाँ पर कौन सी प्रणाली थी दोस्तों, समाजवादी प्रणाली। समाजवादी प्रणाली क्या होती है, मतलब यहाँ पर जो सरकार रहेगी वो किसको ध्यान में रखकर कार्य करेगी, राज्य के लोगों को, मतलब जो जनता है उनके कल्याण के लिए ही यहाँ की सरकार क्या करेगी, काम करेगी। चूंकि भारत भी आजाद हुआ था तो भारत भी दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था, समाजवादी प्रणाली पर ही भारत काम कर रहा था, यही जन कल्याणकारी कार्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से। तो भारत के सामने ये चुनौतियां आ रही थी कि किस प्रकार से अब लोगों को और ज्यादा बेहतर तरीके से हम क्या कर पाए, व्यवस्था दे पाए, कैसे लोगों को लंबे समय तक जो है सुविधाएं दे पाए। लेकिन केवल योजनाएं चलाने से और जन कल्याणकारी कार्य करने से, और उनमें भी सोर्स क्या रहेगा, केवल देश के सीमित संसाधन जो है उनका प्रयोग करके लोगों को लाभ दिलाना, ये पूरी तरीके से संभव नहीं है। तो उस समय दोस्तों एक ऐसा राष्ट्र जो समाजवादी प्रणाली पर कार्य कर रहा था, तो यहाँ पर रूस जो है जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसका भी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर विभाजन हुआ। और 1991 के आसपास जब रूस विभाजित हुआ तो रूस के विभाजन में भी यही जो है कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि वहाँ की जो समाजवादी प्रणाली जो है इतने बड़े राष्ट्र को संचालित करने में क्या आ रही थी, चुनौतियां आ रही थी। तो भारत ने इस बात को समझा और भारत ने भी अपने यहाँ जो है दोस्तों 1991 के आसपास अपनी आर्थिक नीतियां जो है उनको क्या किया, परिवर्तन किया। परिवर्तन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय दोस्तों क्या थी, एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत दोस्तों 200 वर्ष की गुलामी के बाद भारत के लिए एकदम से फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोलना बहुत मुश्किल था। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के रूप में ही समझा और अर्थव्यवस्था के रूप में उसने काम किया। लेकिन इतना बड़ा जन समुदाय जो था, इतने बड़ी जनसंख्या जो है, इनको केवल योजनाओं के माध्यम से चलाना ही पॉसिबल नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना जरूरी था। तो इसी बात को ध्यान में रखकर 1991 में, कब दोस्तों, 1991 में जब भीषण आर्थिक संकट आया तो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ओपन करना पड़ा। आप जानते हो दोस्तों एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो 1991 में भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव की सरकार जो है, इन्होंने इन आर्थिक सुधारों के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के रूप में बताया और इसके साथ साथ दोस्तों जो भारत की आर्थिक सुधार गतिविधियां थी और आर्थिक संकट को जो भारत को उभरना था जिन स्थितियों से, उनमें भारत ने अपना क्या किया, यहाँ पर परिवर्तन किया और 1991 में भारत ने अपनाया एलपीजी मॉडल। ये बात आप यहाँ पर याद रखना। एलपीजी मॉडल मतलब दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा सा समझ लीजिए, लिबरल मतलब अपनी जो नीतियां है, भारत की जो पॉलिसियां थी पहले वो बहुत कठोर हुआ करती थी, तो भारत ने अपने यहाँ की जो पॉलिसियां थी इनको नॉर्मल किया, सामान्य किया, कठोरता कम करी। लाइसेंस लेने के लिए पहले लोगों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था, वो इंतजार अब धीरे धीरे क्या है दोस्तों कम हुआ, जिससे लोग जल्दी अपना बिजनेस शुरू कर पा रहे थे, अपने धंधे शुरू कर पा रहे थे। तो लिबरल होना जरूरी था। फिर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करना जरूरी था। यदि आप दोस्तों हमेशा अभी भी आज भारत की अर्थव्यवस्था को देखोगे तो हम प्राइवेट की ओर थोड़ा सा क्या है, ज्यादा रुझान दे रहे हैं। ऐसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों प्राइवेट में थोड़ी सी व्यवस्था क्या है, बेहतर होती है। मतलब प्राइवेट क्षेत्र जो है पूरी तरीके से वो जन कल्याण के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी सुविधाएं, उसका समय और जो अनुशासन है वो थोड़ा बेहतर तरीके से होता है। तो भारत ने अपनी व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन को भी जोड़ा, जिससे भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा क्या है, आर्थिक गतिविधियां बढ़े। इस बात को ध्यान में रखकर प्राइवेटाइजेशन अपनाया। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब दोस्तों विश्व की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। मतलब विश्व में भारत भी निर्यात कर सकता है, आयात कर सकता है दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, और दूसरे देश भी जो है भारत में आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। इनके लिए अपने अपने शुल्क होते हैं,
जो वहां की सरकार जो है अपने द्वारा निर्धारित करती है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 1991 का जो आर्थिक संकट था, इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारत को एलपीजी मॉडल अपनाना पड़ा। एलपीजी मॉडल क्या है, इसके विषय में मैं आपको बहुत अच्छे से जब हम वैश्विक स्तर पर पढ़ेंगे इकोनॉमी के जो आगे हमारे टॉपिक से, उसमें मैं आपको बताऊंगा। आई होप अभी जितना मैंने बताया है उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर दोस्तों, यह संकट हमने जो है उभारा क्योंकि भारत ने अपना सोना तक गिरवी रख दिया था, ऐसी स्थिति भारत की बन गई थी। लेकिन अब आर्थिक सुधार के परिणाम थोड़ा सा ये देख लो दोस्तों, आर्थिक सुधार के परिणाम क्या हो गए। जब भारत ने एलपीजी मॉडल अपनाया, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया, तो ऐसी स्थिति में तब से लेके भारत प्रति वर्ष 8% की दर से वृद्धि किया है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि से क्या हुई है, 8% की दर से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि इन सुधारों के परिणाम स्वरूप ही भारत की अर्थव्यवस्था में धीरे 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 सुधार होना प्रारंभ हुआ। एक बात तो आप ये जानते हो। दूसरी बात दोस्तों, एक बार आप जानते हो 2012 और 2013 का टाइम, 2012 और 2013 का टाइम ऐसा था दोस्तों जिसमें विश्व स्तर पर आर्थिक संकट सामने आया। जब विश्व स्तर पर आर्थिक संकट आएगा तो भारत को भी तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत में पहली बार जो है यह दर जो 8% की दर से भारत में वृद्धि हो रही थी, यह लगभग 4.6% ही रह गया। मतलब 2012-13 के टाइम भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट देखी गई, जो लगभग 4.6% रही थी। थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये बातें, ताकि भविष्य में जब आप मेंस लिखो तो मेंस में ये पॉइंट ज्यादा अच्छे दिखते हैं। यदि आप मेंस में इन पॉइंट का जिक्र करते हो, यदि इस बात से संबंधित कोई प्रश्न बनता है, तो वहां पर आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कहानी और समझना, एक समय और भी ऐसा था 1987-88, ये वाला टाइम था। इस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट देखी गई थी, और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4% के आसपास ही जो है वृद्धि कर रही थी। तो ये कुछ मेंशन करना आपके आंसर में जब भी आप याद रखोगे। तो ये कुछ 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से जो है क्या है दोस्तों, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। तो ये बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई हमारे एक ऐतिहासिक क्रम की, जो हमने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा है। थोड़ी सी कहानी अब जो है हमारी मेन बात है उस पर आते हैं। देखो दोस्तों, हमने सारे आयाम देख लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के। इसमें मैंने जीडीपी का भी जिक्र किया, पीपीपी का भी जिक्र किया, भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक संकट भी जिक्र किया, सारी बातें हमने समझी। थोड़ा सा अब बात करते हैं हमारे पॉइंट पर, जो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है, और एग्जाम के साथ साथ कई बार आपके सामने ये प्रश्न और इस प्रकार के शब्द सामने आएंगे। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन बिंदुओं पर। हमने अभी जो डिस्कस किया वो जानना बहुत जरूरी था। भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास भी तो जानना जरूरी है। यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में हम अच्छे से सारी बातों का ध्यान रखें, ये हमारे लिए जरूरी है। चलो कहानी शुरू करते हैं हमारे मेन बिंदु से। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, जीडीपी के आधार पर कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एमपीपीएससी प्रीलिम्स ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, वो इतना पूछेगा कि जीडीपी के आधार पर भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, ऐसे आपको याद रखना है 5वीं अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों, 2017 में 2017 के सांकेतिक मुद्दे जो थे, उन्हीं के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट जारी हुई थी 2017 में, और जिसमें 2011 के 2014 के ऐसे जो है आंकड़े इसमें जारी किए गए थे। उसी बात को ध्यान में रखकर भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था। यह सांकेतिक मूल्य जो है, इनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था, और 2017 में यह रिपोर्ट जारी हुई थी 2014 के आंकड़ों के अनुसार। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इस आधार पर भारत जो है विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था। किस आधार पर, जीडीपी के आधार पर। जीडीपी पूरा समझाऊंगा, पहले आप इतना समझो कि जीडीपी के आधार पर भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था। अब 5वीं है या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा देश होगा, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखो। याद इसलिए रखो क्योंकि ये आप कभी भी आंसर राइटिंग करोगे तो इन बिंदुओं को भी मेंशन करोगे तो बेहतर लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूएसए।
विश्व की सबसे जीडीपी के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? यूएसए। फिर दूसरा कौन सा दोस्तों? चीन। तीसरा कौन सा? जापान। और चौथा कौन सा दोस्तों? जर्मनी। ये चार देश भी आप याद रखो। और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई? हमारी भारत की। ठीक है, ये बिंदु आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलो बात करते हैं दोस्तों, जीडीपी है क्या, क्यों हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, समझते हैं दोस्तों जीडीपी को अच्छे से। देखो ये चीज आज आपने अगर जीडीपी को अच्छे से समझ लिया तो आपको कहीं भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। जीडीपी को मैं बहुत अच्छे से आपको जीडीपी समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ये है जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है दोस्तों टोटल। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझो। टोटल, सकल मतलब होता है टोटल, और यहाँ पर जी का मतलब होता है ग्रोस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बात आप सब जानते हो। थोड़ा सा सकल इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदी में सकल का मतलब होता है टोटल, मतलब जितना हम कुल करते हैं वो वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की पहले परिभाषा समझना, फिर इसके हर बिंदु को अच्छे से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की, चाहे मतलब आप एक विशेष क्षेत्र ले लो, किसी भी देश या विशेष क्षेत्र की जीडीपी क्या कहलाती है, उसके लिए हमें चार आयाम को देखना होता है। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? घरेलू सीमा। देखो पहला बिंदु तो आपके सामने आया होगा, घरेलू सीमा। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, मतलब सीमा, घरेलू सीमा है उसके अंदर एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक वित्तीय वर्ष, ये याद रखना, एक वित्तीय वर्ष मतलब आप यही समझो एक वर्ष। तो किसी भी देश या विशेष क्षेत्र की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवा, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? वस्तु एवं सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को, किसको? अंतिम, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? अंतिम मौद्रिक मूल्य। अभी आपको मैं एक बार फिर से बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, किसी भी देश या विशेष क्षेत्र की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित, उत्पादित मतलब जो भी चीज वहां अपन प्रोडक्टिविटी जो भी ला रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो किसी देश या विशेष क्षेत्र की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को, योग मतलब जोड़ को, सकल जोड़ को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। यदि किसी देश या विशेष क्षेत्र की घरेलू सीमा में कोई सी भी चीज उत्पादित की जा रही है, तो एक वित्त वर्ष के अंतर्गत, एक साल के अंतर्गत वहां की जो भी वस्तु है या सेवा है जिनको उत्पादित किया जा रहा है, उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य को और उन अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को ही हम क्या कहते हैं? वहां की जीडीपी कहते हैं। देखो दोस्तों समझना, जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को हम देखते हैं, तो उसमें हम अंतिम मौद्रिक मूल्य को देखते हैं। अंतिम मौद्रिक मूल्य किसका? वस्तु एवं सेवाओं का। कितने समय के अंतर्गत? एक वर्ष के अंतर्गत। और वो सीमा क्या होनी चाहिए? वो घरेलू सीमा होनी चाहिए। घरेलू सीमा मतलब दोस्तों आपके क्षेत्र जो है, आपका जो देश है, उस देश की घरेलू सीमा में ही उन चीजों का क्या होना चाहिए? उत्पादन होना चाहिए। तो ऐसे में यदि आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो तो उस उत्पादन के योग को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूँ। देखो कहानी समझना थोड़ी सी यहाँ पर अच्छे से। मैं सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों अंतिम मौद्रिक मूल्य। जब भी हम जीडीपी की गणना करेंगे तो किसी भी वस्तु का हम अंतिम मौद्रिक मूल्य लेंगे। अंतिम मौद्रिक मूल्य मतलब दोस्तों अंतिम वैल्यू, अंतिम मूल्य उसका क्या है? जैसे मान लो ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। अब मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदने जब मैं गया, तो क्या मैं इसके लिए अलग अलग पार्ट्स को खरीदूंगा कि मुझे चार्जर के पैसे अलग देने रहेंगे, इसके अंदर जो प्रोसेसर है उनके लिए मुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे, या इसकी जो स्क्रीन डाली है उन लोगों ने उस स्क्रीन के मैं पैसे अलग दूंगा? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये पूरा जब बन जाएगा तो लास्ट में मैं इनका जितना भी वैल्यू रहेगा, जितना भी इसका मूल्य रहेगा, उस मूल्य को मैं क्या कर लूंगा? दे दूंगा, उनको पेमेंट कर दूंगा और ये बदले में डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब भी जीडीपी की बात करेंगे तो हम पहली बार में जो पैसे लगे हैं, दूसरी बार में जो पैसे लगे हैं, तीसरी बार में पैसे लगे हैं, बार बार उन पैसे को काउंट नहीं करेंगे।
जो लास्ट में एक बड़ा अमाउंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, देकर खरीद लेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, थोड़ी सी और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आपने गेहूं बोए, ठीक है, तो आपने गेहूं की कॉस्ट अलग निकाली, फिर उसी गेहूं से ब्रेड बने, उनकी कॉस्ट अलग निकाली, और फिर आपने उस ब्रेड को बेचा। तो क्या आप गेहूं के पैसे भी जोड़ोगे? क्या आप उस ब्रेड के पैसे भी जोड़ोगे? नहीं। आप जो पैसे लास्ट में आपने दिए हैं, जैसे मान लो ब्रेड बन गई, उन वस्तुओं से ब्रेड बनी, तो फाइनल जो है आप अमाउंट किसका करोगे, ब्रेड का करोगे। ठीक है, तो कहानी केवल इतनी है दोस्तों यहाँ पर, कि जो अंतिम मूल्य होगा उसी अंतिम मूल्य को जीडीपी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए मैंने ईंट लाया, ईंट के बाद मैंने गिट्टी लाया, गिट्टी के बाद रेत लाया, और इन सबको मिला के फिर मैंने पत्थर लाया, और धीरे धीरे करके मैंने पूरा अपना एक अच्छा सा घर बनाया। तो बाद में मैं जब उस घर को बेचूंगा, तो क्या मैं ईंट के पैसे अलग से दूंगा, अलग से बेचूंगा ईंट को, रेती को अलग से बेचूंगा, गिट्टी को अलग बेचूंगा? नहीं, मैं पूरा उसका जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को एक साथ जो है किसी भी व्यक्ति को बेच दूंगा। तो यहाँ पर फाइनली जो लास्ट का जो मूल्य होता है, उसी मूल्य को हम जीडीपी में क्या करते हैं दोस्तों, काउंट करते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों वस्तु एवं सेवा। अब ये अंतिम मूल्य किसका है? ये अंतिम मूल्य है दोस्तों वस्तु और सेवा का। अब वस्तु और सेवा क्या होती है ये भी आप समझना। जैसे मैंने आपको पैसे दिए, मैंने मान लो दुकानदार को पैसे दिए, तो दुकानदार ने बदले में मुझे कुछ सामान दिए, तो वो क्या हो गई दोस्तों, वस्तु हो गई। मतलब मैंने पेमेंट दिया, उसने मुझे बदले में वस्तु दी। तो यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ सामान उसने दिया है, तो वो सामान क्या कहलाता है दोस्तों, वस्तु कहलाता है। यदि मैं सेवा की बात करूं, जैसे आपने मुझे फीस जमा करवाई और आप मुझसे ये लेक्चर पढ़ रहे हो, मैं यहाँ यूट्यूब पर आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, बदले में मैं आपको कुछ दे रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप बैंक में जाते हो दोस्तों, तो बैंक में भी आप जाते हो, तो बैंक में आपने पैसे जमा किए, आप थोड़ी देर बैठे, तो वहां पर बैंक वाले जो है, मैनेजर जो है, जो कार्य करता है, वो आपको क्या दे रहे हैं दोस्तों, सेवा दे रहे हैं। या फिर आप मान लो पुलिस स्टेशन गए, आपने एफआईआर दर्ज करवाई किसी बात को लेकर, तो दोस्तों पुलिस वाले बदले में आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। उनको पेमेंट सरकार कर रही है, लेकिन वो आपको क्या दे रहे हैं दोस्तों, सेवा दे रहे हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप दोस्तों, आपके हाथ में कुछ मिलता नहीं, आप बदले में देते जरूर हो, लेकिन आपको विशेष ऐसा कुछ वस्तु नहीं मिलती है। तो ऐसी बातें जो है हमारी किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, सेवा के अंतर्गत शामिल की जाती है। और दोस्तों इकोनॉमी की टर्म में वस्तु और सेवा, यदि आप वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य आप दे रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जीडीपी में शामिल किया जाएगा। दुनिया की कोई सी भी वस्तु इसके बाहर बाहर नहीं है। देखो आपने नाम सुना है जीएसटी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। सरकार क्या लगाती है दोस्तों, जीएसटी लगाती है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब सेवा, और टैक्स, गुड्स और सर्विस टैक्स। यहाँ पर छोटी सी बात समझना, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में आप देखोगे गुड्स और सर्विसेज के अलावा कुछ बचता है जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है? सारी चीजें जो है या तो गुड्स है या सर्विस है। इसीलिए इस नाम का जो कॉन्सेप्ट आप देखते हो ना, जीएसटी, ये जीएसटी यही है कि कोई सी भी चीज इससे अछूती नहीं है, सारी चीज इसमें शामिल हो जाती है। या तो व्यक्ति सेवा देगा या फिर वो वस्तु देगा। तो यहाँ पर जितनी भी वस्तु और सेवा है, इनका अंतिम मौद्रिक मूल्य काउंट किया जाएगा हमारी जीडीपी में। ठीक है, ये बात भी आपको आई होप समझ में आई होगी। एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष मतलब यही समझो एक वर्ष के अंतर, चाहे अप्रैल से मार्च ले लो, मार्च से अप्रैल ले लो, या अपने अपने आधार पर हर देश विशेष का अपना अपना एक वित्त वर्ष है, उस वित्त वर्ष को आप यहाँ पर समझ सकते हो, मतलब एक साल। तो एक साल के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का जो योग रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। लेकिन वो किसके अंतर्गत शामिल होना चाहिए, घरेलू सीमा के अंतर्गत। मतलब किसी देश की या विशेष क्षेत्र की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु उत्पादित की जा रही है एक वित्त वर्ष के अंतर्गत, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, जीडीपी कहलाएगा। और उस अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ये बात आप समझना। अब थोड़ी सी बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर घरेलू सीमा की। घरेलू सीमा में क्या क्या आएगा, देखो दोस्तों, इकोनॉमी की टर्म में घरेलू सीमा को दो आधार पर समझा जा सकता है। मैं इकोनॉमी की टर्म में बात कर रहा हूं। अगर आप कभी भी ये बात अच्छे से गौर से इस बात को समझना, घरेलू सीमा किसके संदर्भ में, इकोनॉमी के संदर्भ में। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या बोलती है कि घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा भी आएगी
कौन सी सीमा आएगी दोस्तों? भौगोलिक सीमा भी आएगी और भौगोलिक सीमा के साथ साथ राजनीतिक सीमा भी आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल भौगोलिक सीमा इसमें शामिल होगी, इसमें राजनीतिक सीमा भी शामिल होगी। अब भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा क्या होती है वो समझना, ताकि यहाँ से भी कोई सी भी चीज बच नहीं पाए। देखो, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भौगोलिक सीमा की। देखो, ये है हमारा भारत, ठीक है, ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, ठीक है, ऊपर का नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लो यहाँ पर कुछ मछली पकड़ी जा रही है या फिर कुछ खनन किया जा रहा है, तो ये हमारा कौन सी सीमा हो गई दोस्तों? भौगोलिक सीमा हो गई। तो इस प्रकार की जो भौगोलिक सीमा होगी वो भी हमारी किसके अंतर्गत शामिल होगी? जीडीपी के अंतर्गत शामिल होगी। एक बात आप ये समझना। फिर बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक सीमा। मान लो भारत का कोई एरोप्लेन है, वो रूस गया, ठीक है, तो क्या वो भारत की राजनीतिक सीमा में नहीं है? दोस्तों, वो भारत की राजनीतिक सीमा में है। मतलब यहाँ से उड़ान भरने वाला हमारा विमान जो है, वहां पर जो भी उससे जो भी हमें अर्निंग हो रही है, जो भी हमें राजस्व प्राप्त हो रहा है, टैक्स प्राप्त हो रहा है, वो सारा भी हमारा किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर घरेलू सीमा से तात्पर्य है कि भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा, दोनों सीमाएं जो है दोस्तों क्या है यहाँ पर शामिल की जाएगी। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो ये कहानी कितनी दोस्तों? भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा की। ये बात भी आई होप आपको समझ में आया। तो एक घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, घरेलू उत्पाद क्या होते हैं थोड़ा सा और समझना। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, तो क्या सकल घरेलू उत्पाद में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होगी, इस पर भी हम बात करते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मान लो दोस्तों, देखो सबसे पहले तो मैं बना देता हूं अपना मैप। मोटा मोटा आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, जो मैं बनाना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप बस उस बात को देखिए। ये है हमारा मैप इंडिया का, ठीक है दोस्तों। मान लो यहाँ पर चीन है, ठीक है, और चीन की कोई एक कंपनी है, उस कंपनी ने भारत में आकर यहाँ पर एक प्लांट डाला, ठीक है, क्या डाला? अपना एक प्लांट डाल दिया, ठीक है। और यह कंपनी जो है विदेशी कंपनी है और इसने भारत में आकर अपना बड़ा सा प्लांट डाल दिया, तो क्या यह भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा? तो ये बिल्कुल भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ये हमारी घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। लेकिन मान लो केरल का कोई व्यक्ति है, वो मान लो यहाँ जाके इंडोनेशिया जाके काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके द्वारा इंडोनेशिया में जो भी ये अर्निंग कर रहा है, क्या ये अर्निंग भारत की जीडीपी में शामिल की जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर जो कमा रहा है, खा रहा है, ये अपने हिसाब से यहाँ इसको उपयोग कर रहा है, तो ये इंडोनेशिया की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ये भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ये भी याद रखना कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना प्लांट डाल रही है या कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो भी उसने अर्निंग किया है, जो भी वो यहाँ पर काम कर रहा है, वो भारत को क्या देगा दोस्तों? टैक्स देगा। तो भारत की जीडीपी में उससे वृद्धि होगी, तो ये जो है भारत की जीडीपी में शामिल किया जाता है। लेकिन भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाकर अगर काम करेगा, तो यहाँ वो काम करने वाले व्यक्ति जो भी अर्निंग कर रहा है, वो भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, थोड़ा सा आपको ये बात भी यहाँ पर ध्यान देने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो, इतनी सारी बात तो आपको पता है, ठीक है, हाँ, कि इतना हमें पता है। लेकिन जीडीपी के साथ साथ कई बार हम जीएनपी भी पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, साथ ही साथ इसको भी समझ लो। जीएनपी क्या होता है दोस्तों? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ये राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है। तो दोस्तों, क्या राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है वो समझना, तो आपको जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जीएनपी की, तो देखो अब यहाँ पर कोई चीन की कंपनी काम कर रही थी, अब वो भारत को क्या दे रही है दोस्तों? टैक्स दे रही है। अब इससे क्या होगा
जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना प्लांट डाल रही है तो भारत में अब वो टैक्स देगी, तो भारत की जीडीपी में क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा। ये बात जानते हो। भारत के लोगों को क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, ठीक है। लेकिन यह जो है पेमेंट जो आ रहा है, ये टैक्स जो मिल रहा है, ये क्या भारत के राष्ट्रीय जो भारत के लोग हैं उनको मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। ये सरकार को मिलेगा टैक्स के रूप में। ये जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं या विदेशी कोई भी चीज है जो देश में काम कर रही है, तो वो जीडीपी में हिस्सा जरूर दे रही है, जीडीपी में वृद्धि जरूर होगी, जीडीपी का आकार जरूर बढ़ेगा, लेकिन राष्ट्र के लोगों को हित पहुंचेगा, पहुंचेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचेगा। उनको रोजगार जरूर मिलेगा, लेकिन ये टैक्स किसके पास पहुंचेगा, जीडीपी किसके पास, जीडीपी का आकार किसका बढ़ेगा, देश का बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं केवल राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर केवल राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा, तो जैसे मान लो ये इंडोनेशिया में काम करने वाला कोई व्यक्ति था, अगर ये इंडोनेशिया में काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी कमाई कर रहा है और उस कमाई को भारत में क्या करेगा, अपने देश में क्या करेगा, पहुंचाएगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों, देश का जो व्यक्ति है उसको क्या पहुंचेगा, हित पहुंचेगा। तो राष्ट्रीय आय में किसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, यहाँ पर कमाया हुआ जो पैसा है उसका रहेगा। लेकिन यहाँ जो कंपनी जो यहाँ पर डाल रही है पैसा, या कंपनी ने जो प्लांट डाला है, इसका बिल्कुल भी राष्ट्रीय आय में इतना योगदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जो है वो टैक्स पे करेगी, वो किसको मिलेगा, सरकार को मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से किसी नागरिक को नहीं मिलेगा, राष्ट्र के किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ इंडोनेशिया पर काम करने वाला जो व्यक्ति था, यह व्यक्ति 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए भी कमा रहा है, तो ये कहाँ पहुंचाएगा, अपने घर पहुंचाएगा। घर पहुंचाएगा मतलब यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं इनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो जीएनपी का हमेशा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप यहाँ पर समझना दोस्तों, बहुत अच्छा फार्मूला है। देखो यहाँ पर मैं लिख कर बताता हूँ एक बार, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, जीएनपी की बात कर रहे थे हम। देखो जीएनपी, ये है जीएनपी, ठीक है, ये आ गया आपका जीडीपी। जीडीपी में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई समझना यहाँ पर दोस्तों। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो जीएनपी रहता है ये केवल राष्ट्रीय स्तर की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, ठीक है, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसकी बात करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बाहर की जो कंपनी थी, जो बाहर की कंपनी थी, इसके द्वारा जो प्लान डाला गया है, ये क्या माना जाएगा, वाई माना जाएगा, ये क्या है, वाई माना जाएगा। और जो देश का व्यक्ति बाहर जाकर जो काम कर रहा है इसको माना जाएगा, एक्स माना जाएगा। तो जब हम हमारी जीडीपी जो है इसमें राष्ट्रीय जो बाहर से किसी कंपनी द्वारा जो प्लान डाला गया था, या बाहर की किसी कंपनी का जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है उसको हटा दिया जाता है, और इंडोनेशिया में जो काम करने वाला व्यक्ति था, मतलब देश का ही कोई व्यक्ति है, किसी बाहरी जगह पर काम कर रहा है, उसकी आय को अगर यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है तो वही हमारा जीएनपी कहलाता है। मतलब दोस्तों जीएनपी में जो बाहरी कंपनी है उसके द्वारा जो प्लान डालकर काम किया जा रहा है इसको शामिल नहीं किया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जो देश का व्यक्ति बाहर काम कर रहा है उसके द्वारा जो आय प्राप्त की जा रही है उसको इसमें क्या किया जाता है, जीएनपी में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को अच्छे से समझना, जीडीपी तो आपको समझ में आई है। जीडीपी में से हम क्या करेंगे, जीडीपी में से जो एक्स है, एक्स मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा भारत का नागरिक विदेश में काम कर रहा है, ये क्या है, भारत का नागरिक जो विदेश में काम कर रहा है, तो जो विदेश में काम कर रहा है उसकी जो भी अर्निंग है उसको इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। प्लस जो वाई है मतलब विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी से प्राप्त आय को हटा दिया जाता है। मतलब विदेश से जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इससे हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसको हटाकर जो भारत का नागरिक विदेश में काम कर रहा है उसकी अर्निंग को शामिल कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, यहाँ पर जीएनपी निकल जाता है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल मैं बात जीडीपी की कर रहा था, जीडीपी के साथ साथ आपको जीएनपी बताया बस इसलिए कि आपको आगे भविष्य में अगर जीएनपी से कोई टर्म आती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है,
तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये है हमारी जीडीपी, और भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर यहाँ पर हमने जीडीपी की बात करी, अब बात करते हैं दोस्तों जीएनपी। ये है हमारा जीएनपी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अच्छे से हमने इसको क्या है यहाँ पर देख लिया। फिर अगला बिंदु है दोस्तों पीपीपी के आधार पर। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी अब यहाँ पर अच्छे से आप समझ लीजिए, ताकि आपकी सारी चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं पीपीपी के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं है ये परचेसिंग पावर पेरिटी है। क्या है दोस्तों? परचेसिंग पावर पेरिटी। पीपीपी वो भी बताऊंगा, पीपीपी ये भी बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि कई बार बच्चों में हो जाता है कंफ्यूजन। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कब? कौन सी दोस्तों? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये है दोस्तों 2014 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 2011 के आंकड़ों को शामिल किया गया था। ये बात आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत पीपीपी के आधार पर। पीपीपी बोले तो दोस्तों परचेसिंग पावर पेरिटी। कहानी समझते हैं थोड़ी सी। तीसरी मतलब दोस्तों दो और हैं, तो दो कौन कौन से हैं ये भी याद रखो। पहला यूएसए है और दूसरा चीन। और यूएसए और चीन के बाद भारत जो है दोस्तों विश्व की क्या है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेसिंग पावर पेरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। थोड़ा सा समझना यहाँ पर पीपीपी होता क्या है। देखो दोस्तों, पीपीपी होता क्या है इसकी कहानी में आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये है पीपीपी मॉडल, ठीक है। ये है परचेसिंग पावर पेरिटी। परचेसिंग की बात कर रहा है दोस्तों, क्रय शक्ति क्षमता की बात कर रहा है। मतलब ऐसा, यहाँ पर केवल आपको लाइफ स्टाइल देखनी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टर्म याद रखना, लाइफ स्टाइल। मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पर दो अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर किस आधार पर किया जाएगा? उनकी लाइफ स्टाइल के आधार पर। लाइफ स्टाइल मतलब ये वहां का रहन सहन कैसा है, वहां के खर्चे कितने हैं। ये देखो दोस्तों, अगर मैं दो अर्थव्यवस्थाओं की बात करूं, मान लो मैं रूस की बात करूं और भारत की बात करूं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस बात का अनुमान लगाना कि कहाँ की लाइफ स्टाइल बेहतर होगी, कहाँ की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी। तो देखो, परचेसिंग पावर पेरिटी का केवल इतना सा मतलब है कि आप कितने पैसों में कितनी सारी चीजें खरीद सकते हो। मतलब ये, अगर आप मान लो 20,000 रुपए महीना कमाते हो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाता हूँ। आपने 20,000 रुपए कमा रहे हो आप, ठीक है। आप भारत के एक छोटे से शहर में रह रहे हो, मान लो हमारे इंदौर में ही रह रहे हो, ठीक है। आप इंदौर में रह रहे हो और एक व्यक्ति है जो रूस में रह रहा है, रूस की राजधानी मॉस्को में रह रहा है, ठीक है। तो आप, वो व्यक्ति भी 20,000 रुपए कमा रहा है, आप भी 20,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो क्रय शक्ति क्षमता किसकी ज्यादा होगी? भारत में जो इंदौर में रह रहा है उस व्यक्ति की, या रूस में जो मॉस्को में रह रहा है उस व्यक्ति की? आपको बेसिक सी बात पता है कि जो इंदौर में रह रहा होगा उसकी क्रय शक्ति क्षमता ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों 20,000 रुपए में ये खाना भी लगा लेगा, 1500 2,000 रुपए का टिफिन लगा लेगा, इसके साथ साथ ये 2,500-3,000 रुपए का रूम ले लेगा, ठीक है। सुबह के नाश्ता पोहा सारी चीजें इसकी 20,000 में बेहतर तरीके से हो जाएगी। इवन 20,000 अगर इसके महीने भर के आएंगे तो ये कपड़े भी धुलवा लेगा, लॉन्ड्री पे इसके कपड़े वपड़े भी धुल जाएंगे, प्रेस हो जाएगा, सारी चीजें इसकी बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉस्को में रूम ही लेने जाओगे तो 20,000 से ज्यादा का तो वहां आपको रूम ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों क्रय शक्ति क्षमता किसकी ज्यादा हो गई? भारत वाले की ज्यादा हो गई जो इंदौर में रह रहा है। तो इसी आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत जो है विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तीसरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इससे पहले दो और है, यूएसए और चीन। यूएसए और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर अर्थव्यवस्था है। ये बात आप यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये परचेसिंग पावर, ये तो आपने देख लिया परचेसिंग पावर पेरिटी। अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें केवल लाइफ स्टाइल का रोल रहता है दोस्तों, कि आप कितने कितने बेहतर तरीके से आप जो है अपने कितनी क्षमताओं में, मतलब आपकी क्षमता है कि आप कितनी सारी चीजों को खरीद लेते हो। तो यहाँ पर दो अर्थव्यवस्था का कंपेयर इसी आधार पर किया जाता है, और इसी आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और अगर मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करूं तो दोस्तों 1930 के आसपास ये कॉन्सेप्ट आया था। पहली बात तो आप ये याद रखो कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था ये कब आया था? 1930 में आया था।
फिर 1930 के बाद धीरे धीरे भारत भी 1947 में आजाद हुआ। अब भारत के सामने पहले तो ये था कि समाजवादी कल्याणकारी भावना से भारत क्या कर रहा था, काम कर रहा था। लेकिन क्या इतनी बड़ी आबादी को केवल समाजवादी कार्यों से या समाज के कल्याण के उत्थान से हम अगर काम करेंगे तो क्या वो संभव हो पाएगा? और निर्भरता केवल किस पर रहेगी? सरकार पर। तो एक अकेली सरकार क्या इतने बड़े जनमानस को पूरी तरीके से जो है आश्वासन दिला पाएगी, उनको बेहतर तरीके से जो है उनकी चीजों को संचालित कर पाएगी? तो ऐसा संभव नहीं है। धीरे 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 भारत ने भी इस मॉडल की ओर अपना झुकाव देना शुरू कर दिया है। आप जानते हो बहुत सारी चीज प्राइवेट हो रही है, ठीक है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मैं तीन चीजें आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक हो गया पब्लिक और एक हो गया दोस्तों प्राइवेट, और ये दोनों मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो दोस्तों, हमेशा आप पब्लिक का काम क्या रहेगा और प्राइवेट का काम क्या रहेगा ये देखना। दो चीजों के लिए हम जो भी काम करते हैं उसमें दो चीज देखते हैं। एक क्या देखते हैं? प्लान देखते हैं कि यार प्लान कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं मैनेजमेंट। क्या देखते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट। इन दो बातों को थोड़ा सा मन में बिठाना, ऑटोमेटिक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जब भी सरकार जो है, ये क्या है दोस्तों? पब्लिक जो है ये क्या है? सरकार का काम कर रही है, ठीक है। सरकार इसका काम कर रही है। तो सरकार हमेशा दोस्तों क्या करेगी? ऐसे प्लान बनाएगी जिनका उद्देश्य रहेगा जन कल्याण करना। हमेशा सरकार ऐसे काम करती है, सरकार का हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है, जन कल्याण करना। आप जानते हो सरकार हमेशा जन कल्याण की भावना से काम करेगी, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में लोग उनको क्या कर देंगे? हटा देंगे, ये बात आप जानते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी जन कल्याण की भावना से काम करेगा, लेकिन पहले वो अपना हित देखेगा। ये बात आप जानते हो, ये पहले अपना हित देखेगा, फिर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन सरकार क्या करेगी? जन कल्याण की भावना से ही काम करेगी। लेकिन सरकार एक इतने बड़े आबादी वाले क्षेत्र को क्या अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगी? सरकार उन चीजों का नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या सरकार अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन आप देखते हो दोस्तों, हमेशा प्राइवेट सेक्टर जो रहता है वो मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से करता है। तो यहाँ पर यदि अगर मैं प्लान और मैनेजमेंट इन दोनों के ऊपर छोड़ दूं तो क्या ये बेहतर तरीके से हो पाएगा? अगर प्लान की बात होगी तो सरकार अच्छे से प्लान कर लेगी, और मैनेजमेंट की बात होगी तो प्राइवेट अच्छे से मैनेजमेंट कर लेगा, प्राइवेट सेक्टर। तो यदि ये दोनों समन्वय की भावना से काम करेंगे, पार्टनरशिप की भावना से काम करेंगे, तो क्या वो काम बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो पाएगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? आप जानते हो दोस्तों, अगर इस प्रकार इस भावना से काम होगा तो बहुत बेहतर तरीके से काम होगा, काम के साथ साथ विकास भी होगा। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये बिंदु भी दोस्तों क्या है यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी देख लिया और परचेसिंग पावर पेरिटी भी देख लिया। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इन दोनों बिंदुओं से। इन दोनों बिंदुओं से हमेशा बच्चों को क्या रहता है? यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। हमने आज इन दोनों पॉइंट को अच्छे से क्या कर लिया दोस्तों? यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। तो आज के इस बिंदु में हमने दोस्तों क्या क्या समझा है, जो बेसिक बातें हमारी अर्थव्यवस्था में अब जो हमें सामने आएगी हमारे, उन सारे टॉपिक्स को हमने देखा है। दोस्तों आप आगे की जो जितने भी बिंदु देखोगे उनमें सीधे जीडीपी आएगा, जीएनपी आएगा, पीपीपी आएगा। जो भी मुद्दे रहेंगे जो हमने देखे हैं वो सारे मुद्दे जो है हमने यहाँ पर क्या कर लिए? अच्छे से डिस्कस कर लिए। ये सब पढ़ाने का इंटेंशन सिर्फ इतना था दोस्तों कि अब हम आगे जब हमारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करें तो आपको ये ना लगे कि यार जीडीपी के आधार पर या भारत की जीडीपी इतनी हो गई है, 2023 की जीवीए इतना है, जीडीपी इतनी है। ये सारे बिंदु में आपको अच्छे से क्या करूंगा दोस्तों? समझाऊंगा। अब आगे हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा दोस्तों टॉपिक क्या है कि भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। अब मैं तुलनात्मक अध्ययन क्यों करूंगा? क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था भी बता चुका हूं, अब मैं आपको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बताने वाला हूं। तो जब मैं इन दोनों बिंदुओं को आपको अच्छे से समझा चुका हूँ और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करूंगा तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। आप जानते हो दोस्तों मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी हमारी कौन सी है दोस्तों? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है।
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ साथ यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सारे आयाम आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी समझते हो। जैसी भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति है वैसी ही हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति है। अब हम हमारे आगे के लेक्चर्स में क्या क्या करेंगे दोस्तों, इनका करेंगे तुलनात्मक अध्ययन, जो हमारी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। अब वो तुलनात्मक अध्ययन किन किन का करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों ऊर्जा देखेंगे, हमारी नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा किसकी कितनी है, कंपैरिजन करेंगे दोनों का। इसके साथ गरीबी, बेरोजगारी, पर कैपिटल इनकम, एफडीआई, सारे आयाम जो है हम क्या करेंगे, दोनों अर्थव्यवस्था को देखकर कंपेयर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने वो बातें जानी जो हमारी आने वाली क्लासें रहेंगी उनमें उनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने जो जो चीजें देखी है एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था क्या, भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास को हमने जाना दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या थी, तो वर्तमान परिदृश्य में आपको ये बात जरूर याद रखना कि जो विकसित भारत है @ 2047, ये कॉन्सेप्ट बहुत चलन में है दोस्तों। आए दिन आप न्यूज में देखोगे विकसित भारत @ 2047, इसी पर हम काम कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को कितना 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में बनाना है। ठीक है, अब जीडीपी के आधार पर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है, जीडीपी के आधार पर क्या होता है जीडीपी, ये हमने देख लिया। पीपीपी के आधार पर हमने देख लिया। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की दोस्तों। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आप देखोगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोस्तों पूंजीवादी व समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का क्या हो, मिश्रण हो। मतलब जो सरकार है वो जन कल्याण के उद्देश्य से तो कार्य करेगी, साथ ही साथ दोस्तों वो निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमारे प्रीवियस क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास, उसको बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। इसके साथ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, आप ये भी मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, लेकिन अभी और एक बार देख लीजिए। ऐसा क्षेत्र जहां पर 50% वहां की आबादी या 50% से अधिक की आबादी उस कार्य में लगी है, चाहे वो कृषि कार्य हो, उद्योग का कार्य हो, सेवा क्षेत्र का कार्य हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था उसी कैटेगरी में शामिल कर दी जाती है। तो भारत की लगभग 53 से 54% आबादी कृषि कार्य आज भी कर रही है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ऐसे ही हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 60 से 65% आबादी आज भी कृषि कार्य में लगी हुई है। तो ये बात भी हमें यहाँ पर अच्छे से समझना है। 2023-24 में हमारा आकार कितना है जीडीपी का, 3.75 ट्रिलियन। अब जीडीपी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिए। तो ये कुछ वर्तमान परिदृश्य है जिससे सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है, और बाकी जो मेन बातें थी, जो इतिहास था, वो हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया था। ठीक है, ये अगर ऐतिहासिक संदर्भ की भी बात करूं, हमने यहाँ पर भौगोलिक स्थितियां देख ली, विश्व के देश में भारत की स्थिति देख ली है ना, जनसंख्या के आधार पर हमने भारत को देख ली, एंगस मेडिसन को देखा, इन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए, इनके बारे में हमने देखा, किस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था को तोड़ा कुछ पॉइंट्स में, ताकि अर्थव्यवस्था को पढ़ने में हमें क्या मिले, थोड़ी सी दोस्तों सहजता आए और हम इसे समग्रता से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ आयाम हमने सारे देखे हैं, और आने वाली क्लास में दोस्तों हम अब अच्छे से हमारा जो टारगेट है जिसमें हम तुलना करेंगे मध्य प्रदेश की, उन सारे बिंदुओं को हम यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में, इस समग्रता सीरीज में हमने वो सारे बिंदु देखे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के साथ साथ इंटरव्यू, इन तीनों चीजों की जो बातें हैं, इन तीनों से संबंधित जो बातें हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिए। आगे की क्लास में हम अब तथ्यों पर काम करेंगे। आज हमने एक बेसिक समझ पर काम किया है, आगे की जो हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और वो बहुत जल्दी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। यकीन मानो इकोनॉमी को लेकर आपको कहीं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर अपने जो व्यूज रहे, आपके जो भी थॉट्स रहे, आपको अगर कोई डाउट भी रहे तो आप सीधे सीधे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं, यदि कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, सीधे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।